दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का भी ख्याल रख रहे होंगे। फिर से आ गया हूँ ये कहानी को लेकर स्टोरी बाय रहमान यूट्यूब चैनल पर। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी को शुरुआत करने से पहले आप लोगों से बस वही रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। या फिर आप इस चैनल पे पहले से जुड़े हुए हो, यानी आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो, आप मेरा वीडियो देखते हो, कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज की कहानी में एक नौजवान लड़का है जो एक शहर में रहा करते थे। अब वो जिस शहर का रहने वाला होता है, वो लड़का को उसी शहर में अपने पड़ोसी एक लड़की से प्यार हो जाती है। अब जब प्यार हो जाता है, वो लड़की भी इसे चाहने लगी। दोनों सहमति से आगे बढ़ रहा था, प्यार परवान चढ़ा। लेकिन इसी बीच जो है, वो लड़का और लड़की के बीच में सब कुछ हो जाता है। जो एक कपल में होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को चाहते थे, दोनों शादी भी करना चाहते थे। शुरुआत में ये सब फैसला हुआ, लेकिन लड़का जो है कुछ समय जाने के बाद वो उस शहर को छोड़कर वो काम काज के सिलसिले में वो दूसरा शहर चले जाते हैं। लेकिन जब दूसरा शहर जाता है, वो अब आना जाना करता था, लेकिन जब भी आता था वो लड़की से मिलता, लड़की से वही सारे प्यार होते, फिर वापस चला जाता। लेकिन अब लड़की जो है उसको ऊपर दबाव बना रही थी, जो देखो बहुत हो चुका है, अब तुम मुझसे शादी कर लो। लड़का डालता रहा, कई दिन तक चला। मतलब दिन बीता, हफ्ता बीता, महीना बीता, साल बीता। अब लड़की को लगने लगा जो ये जो बंदा है ये मुझे इस्तेमाल किया है और ये मुझे इस्तेमाल कर रहा है, ये बातें घुमा रहा है, डाल रहा है दिन, और मुझे लगता है ये मुझसे शादी नहीं करेगा, बस मेरा यूज़ किया। क्योंकि उस दोनों की चर्चा जो है उस इलाका में होने लगा, क्योंकि भनक लग ही जाता है। इसीलिए लड़का तो नहीं रहता, लड़का दूसरे शहर चला जाता काम काज के सिलसिले में, लेकिन लड़की को जो है ताना सुनने को मिलती थी, जिस वजह से लड़की अब उसी से बार बार फोन करती और इसी मैटर को लेकर, यानी शादी का मैटर को लेकर अब वो प्रेशर देने लगी, कहने लगी जो देखो बहुत दिन हो चुका है, अब तो लोग ताना भी दे रहे, तो तुम कब मुझसे शादी करोगे? लड़का बस वही कहता रहा, लेकिन लड़की अब की बार जिद करने लगी और उसे धमकाने लगी। कहने लगी देखो, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश किया, या फिर तुम मुझे धोखा दे रहे हो, ये मुझे साफ साफ पता चल रहा है। अगर तुमने कुछ गलत सोचा या मुझे इस्तेमाल किया तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, और तुम सोच भी नहीं सकते हो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। मैं सीधा पुलिस में कंप्लेंट करूँगी तुम्हारे नाम पे, जो तुमने मुझे इस्तेमाल किया, मेरा रेप किया। ऐसी ऐसी बातें कहने लगी। वो लड़का जहाँ पर काम करता था वो परेशान हो जाता है, और आखिरकार उसी शहर में रहकर, जिस शहर में वो काम करने गया था, अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब जिसे वो प्यार करते थे वो वहाँ से धमकी दिए देने लगी। तो वो बहुत सोचा, सोचने के बाद उस कंपनी में, जिस फैक्ट्री में काम करता था, वहाँ के जो ऑनर है, बॉस है, उनसे 2 दिन का मोहलत मांगा, जो मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, मैं दो तीन दिन छुट्टी करना चाहता हूँ। कंपनी भी कह देता ठीक है, वैसे ही तुम्हारा मेंटली ठीक नहीं लग रहा है, तुम कुछ उदास उदास रहते हो, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो तुम छुट्टी कर सकते हो, हफ्ता भर, 2 दिन क्या, तुम हफ्ता भर घूम के आओ। लेकिन वो लड़का कहता है नहीं, मैं घूमने नहीं जाऊँगा, बल्कि मैं बस 2 दिन आराम करना चाहता हूँ, 2-3 दिन, फिर उसके बाद मैं काम पे आ जाऊँगा। तो सेठ ने भी कहा ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इसी बीच उस छुट्टी का फ़ायदा उठाकर वो लड़का जो है उस शहर से अपने गांव वाले शहर में आते हैं, और आने के बाद उस लड़की को साथ में लेकर उसी शहर में चले जाते जिस शहर में वो नौकरी करता था, काम करता था। फिर उस लड़की के साथ जो कुछ भी करता है, हर किसी का इस कहानी को जानने के बाद विश्वास ही उड़ जाता है, और लड़की भी उसके प्यार में अंधी हो चुकी थी, उसके हर बात पर यकीन कर रही थी, और वो जैसा जैसा कहता गया वो लड़की भी वैसा वैसा करती गई। तो आज मैं इसी कहानी को पूरा डिटेल से विस्तार से सुनाने वाला हूँ इस स्टोरी बाय रहमान यूट्यूब चैनल पर। फिर से आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़ रहे हो, आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे थे और आपके पास वैसे ही मेरा थंबनेल शो कर गया, मेरा वीडियो शो कर गया, आपने क्लिक कर दिया और आपको ये सारी कहानी सुनने को मिल रहा है और आप मुझे देख भी रहे हो, तो आप लोगों से वही रिक्वेस्ट रहेगा, कुछ कहना चाहते हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को छोड़ने से पहले लाइक जरूर कर दिया करें। तो कहानी शुरुआत तो हुई थी उड़ीसा से, उड़ीसा का ही भुवनेश्वर से। लेकिन वहाँ पर जो लड़का रहता था भुवनेश्वर में, उसका नाम होता है जगन्नाथ गोरा। जगन्नाथ गोरा जो है वो भुवनेश्वर का रहने वाला होता है। लेकिन होता है ना, जवान लड़का जब घर पर बैठा रहता है, घर में ताना सुनने को मिलता है और
पड़ोसी भी कहता है, जो जवान हो गया अभी भी कामकाज करता नहीं है, तो क्या बुढ़ापा में आकर कामकाज करेगा? तो लोगों का ताना सुन-सुन कर वो लड़का जो है आखिरकार सोचता है, जो इस शहर में तो कुछ काम नहीं है। वैसे वो ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं था और इसीलिए उसे लगा जो दूसरे शहर चला जाता है और उसके नज़र में एक ही शहर आता है, वो है गुजरात का सूरत शहर। सूरत में पहुँच जाता है। सूरत में पहुँच जाने के बाद, आप सूरत में जैसे आप लोग जानते हो इंडस्ट्रियल इलाका है, वहाँ पे सारे बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज़ बना हुआ है और वो जाने के बाद एक इंडस्ट्रीज़ में काम लगा लेता है। अब काम लगा तो लेता है, वहाँ पे बहुत सारे मज़दूर हैं, वो भी वहाँ पे काम करने लगता और पैसा भी उसके हाथ में आने लगा। अब वो जब भी उसका मन करता सूरत से सीधा भुवनेश्वर आता, घर पे रहता, अपनी गर्लफ्रेंड, आप उसका ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड थी वहाँ पे, जो भुवनेश्वर में थी, उसकी पड़ोसी थी। उससे मिलता, बातें करता, प्यार भरे सारे कुछ होता। अब कुछ समय बीत जाने के बाद 29 नवंबर 2022 की बात है ये। जिस इंडस्ट्रीज में काम करता था वहाँ पर सूरत में एक अंजनी इंडस्ट्रीज करके जगह है और वो इंडस्ट्रीज बनी हुई, एक फैक्ट्री बनी हुई। उस इंडस्ट्रीज के बिल्कुल बैक साइड में बहुत सारे खाली ज़मीन पड़ा हुआ है। अब जिस टाइम वर्क होता है, कंपनी में काम रहता तो बहुत सारे मजदूर रहता है, लेकिन जब काम बंद जाता है या फिर छुट्टी का टाइम हो जाती है, उसके बाद इंडस्ट्रीज बंद पड़ जाते हैं और एकदम सुनसान हो जाता है। उस अंजनी इंडस्ट्रीज के पास भी सुनसान इलाका था। 29 नवंबर को रात के वक्त उस इंडस्ट्रीज के पिछवाड़े में एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है और इसका कानो कान किसी को खबर नहीं चलता, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन 30 नवंबर सुबह सुबह जब दिहाड़ी मजदूरी सारे लोग काम पर आता है, उस इंडस्ट्री को खोला जाता है, तो लोगों की नज़र जो है, मजदूरों की नज़र उस रात को 29 नवंबर को रात को उस इंडस्ट्री के पिछवाड़े में हुई थी, उसके सबूत वहाँ पे पड़ा हुआ था। क्योंकि उस पिछवाड़े में एक नौजवान लड़की की खून से सना हुआ बॉडी पड़ी हुई थी और जिसने भी देखा उनके तो रूह कांप उठे, क्योंकि उस नौजवान लड़की को न जाने कितनी बार चाकू से वार किया गया, अनगिनत उस शरीर पर, उस लड़की के शरीर पर चाकू का वार था। फौरन उस इलाका में एकदम सनसनी फैल जाती है। तुरंत पुलिस को खबर दी जाती है। सूरत पुलिस आती है, आने के बाद घेराबंदी कर देते, बहुत सारे टीमें आती हैं। हर कोई हैरान था, जो ये नौजवान लड़की और ऐसा जिसने भी उस लड़की को देखा, सारे लोग उस लड़की को नहीं पहचानते थे। अलग अलग इंडस्ट्रीज में जाके पुलिस वाले पता करने की कोशिश किया, जो ये लड़की शायद यहाँ किसी इंडस्ट्रीज में काम करते, किसी कंपनी में काम करते, किसी फैक्ट्री में काम करते, लेकिन कोई ऐसा उस लड़की को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता और उस लड़की के अगल बगल में कोई उसका आईडी प्रूफ नहीं मिला जिससे उसका पहचान हो सके। पुलिस के लिए बड़ी चैलेंज बन जाती है। अब पुलिस पता करने की कोशिश करते आखिर ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है, लेकिन कोई सबूत हाथ में नहीं लगता। जिसने भी उस लड़की को मारा था, बड़ी सती अंदाज से मारा था, कोई भी सबूत वहां पर नहीं छोड़ा था। इतने में अब इतना बड़ा कांड हो जाता है। सूरत में एकदम सनसनी फैला हुआ था सूरत, और खास करके उस इंडस्ट्री इलाका में। तो इस केस को देखते हुए वहां के सूरत के क्राइम ब्रांच को इस केस को सौंप देते हैं। अब क्राइम ब्रांच जो है फिर से शुरुआती तौर पर जांच करता है। अब जिस वक्त वो लड़की की बॉडी वहां पर मिली थी, तो लड़की के पास भले ही कुछ आइडेंटिटी नहीं मिला था, लेकिन लड़की एक कपड़े पहने हुई थी, टी शर्ट पहनी हुई थी। अब उस टी शर्ट में कुछ लिखा हुआ था। बहुत सारे टी शर्ट में ऐसा प्रिंट होता है और कुछ लिखावट रहते हैं। वो लड़की जो टी शर्ट पहनी हुई थी उसमें भी कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वो गुजराती लैंग्वेज में नहीं थी और ना ही हिंदी में थी और ना ही इंग्लिश में थी। वो किसी दूसरा लैंग्वेज में थी जो इंडियन लैंग्वेज थी, यानी इंडियन कोई भाषा थी, लोकल जगह का भाषा थी। तो इसीलिए सारे लोगों ने, क्राइम ब्रांच ने उस लिखावट को जब गौर किया तो पता चला कि उस लिखावट को पहचान करने की कोशिश किया तो पता चला कि ये तो उड़िया लैंग्वेज है। अब जब उड़िया लैंग्वेज है, ऑब्वियसली गुजरात के अंदर कोई उड़िया लैंग्वेज वाला टी शर्ट यहाँ पर पहनेगी, अगर लड़की यहाँ रहती है, सूरत में रहती है या सूरत पे काम करती है, तो उड़िया लैंग्वेज वाला टी शर्ट तो यहाँ मिलना मुश्किल है गुजरात में। तो पहला क्लू क्राइम ब्रांच को लगता है, सूरत क्राइम ब्रांच को, जो ये लड़की हो ना हो उड़ीसा से ताल्लुक रखती है। अगर ये उड़ीसा के नहीं भी हो तो उड़ीसा से कुछ तो कनेक्शन है, जिसके वजह से इसके पास ये उड़िया लिखा हुआ टी शर्टें पहनी हुई है।
आप कैसे पता करें? आप उसका ऐसे अलग अलग जगहों का, अलग अलग राज्यों का चेहरा से, फेस से पता चल जाता है जो यहाँ का हो सकता है। आप किसी कश्मीरी को देख लो तो आपको आसानी से पता लग जाता है जो ये कश्मीरी हो सकता है। या फिर आप साउथ इंडियन किसी को देख लो, केरला वाले को जैसे देख के पता चलता है। और वैसे तो कुछ फेस से एक थोड़ा सा मालूम पड़ जाता है, चेहरे से मालूम पड़ता है जो यहाँ का हो सकता है। वैसे लोगों को भी लगा हाँ हो सकता है ये लड़की जो है उड़ीसा की भी हो सकती है, फिर बंगाल का हो सकता है, या फिर बिहार का भी हो सकती है, या फिर नेपाली तो नहीं हो सकती, इस आसपास के राज्य का ही हो सकते हैं। अब उड़िया लिखा है तो सबसे ज़्यादा डाउट उड़िया के ऊपर ही है, ये लड़की उड़ीसा की होगी। अब पता करने का एक क्राइम ब्रांच जो है उस इलाका में, जिस इलाका में इसकी मर्डर हुई थी, उसके बॉडी मिली थी, आसपास में जितने भी उड़ीसा से आया हुआ मजदूर थे, सारे लोगों से पूछताछ करता है उस लड़की के बारे में, और उस टी शर्ट में जो भी लिखा हुआ था वो पढ़वाते हैं। सारे लोगों ने देखा तो है लड़की को, लेकिन सारे लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया जो हाँ ये उड़िया लिखी है और टी शर्ट पे, और ऐसी टी शर्ट हमारे उड़ीसा में बहुत मिलती है। लेकिन उस लड़की को कोई नहीं पहचानता था। पुलिस फिर से हाथ खाली। अब पुलिस सोचता है ये लड़की आई है उड़ीसा से, लेकिन कोई पहचान नहीं रहा है, तो फिर किसके पास आई होगी? कोई तो लेकर आया होगा, लाकर इसको मार दिए। लेकिन वो कौन हो सकता है? अब जितने उड़ीसा के रहने वाले सब यहीं पे हैं, इन्हीं में से कोई तो लेके आया होगा। पुलिस के दिमाग में, क्राइम ब्रांच के दिमाग में एक आइडिया आते हैं। क्राइम ब्रांच उस जितने भी इंडस्ट्रीज है जहाँ पर उड़िया लोग काम करते थे, उड़ीसा से आए हुए मजदूर काम करते थे, सारे कंपनी में जाते हैं और पूछताछ करता है जो कुछ ही दिनों में कोई अगर छुट्टी लिया हो या कोई उड़ीसा से आया हो, उन सारे लोगों का लिस्ट चाहिए। अब कई सारे फैक्ट्री में उड़ीसा के लोग काम करते थे, मजदूर काम करते थे। इतने में एक इंडस्ट्री से एक लड़का के बारे में पता चलता है जो वो 1 हफ्ते के लिए, बल्कि 3 दिन के लिए छुट्टी मंगाता, लेकिन बॉस ने कहा था उसका दिमाग ही कुछ ठीक नहीं चलता था, उसे जो काम समझाता था वो उल्टा करता था, पहले सही करता था, ऐसा खोया खोया रहता था। पुलिस वाले को सारी बात बताए, लेकिन वो उड़ीसा गया था नहीं गया था हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन वो 3 से 4 दिन छुट्टी मांगा था। सेठ ने कहा था 3-4 दिन नहीं बल्कि तू हफ्ता भर भी छुट्टी कर ले, जा गांव घूम के आ। लेकिन उसने कहा था मैं गांव नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहकर आराम करूंगा, मुझे जब थोड़ा आराम मिल जाएगा मैं सही हो जाऊँ, मेरा जो भी टेंशन है परेशानी है वो दूर हो जाएगी। तो क्राइम ब्रांच पुलिस पूछता है वो कौन है, और वो कंपनी से पता चलता है उस लड़के का नाम होता है जगन्नाथ गोड़ा। जगन्नाथ गोड़ा अब जहाँ पर रहता था उसका एड्रेस दिया जाता है और जगन्नाथ गोड़ा वहीं पर मौजूद होता है। जगन्नाथ गोड़ा को हिरासत में लेता है क्राइम ब्रांच, उठाते और उठाने के बाद अपने दफ्तर में ले जाकर पूछताछ करता है। जगन्नाथ गोड़ा थोड़ा डरा सा था। क्राइम ब्रांच उसके ऊपर नजर रखा, फॉलो किया, देखा जो ये थोड़ा डरे हुए है, इसको थोड़ा और डराऊंगा तो ये सच बता देगा। लेकिन हर मुजरिम चाहे भले ही कितने भी डर जाए, लेकिन वो झूठ बोलने की 100% कोशिश करता है। अगर उसने कुछ क्राइम किया है तो उससे बचने की कोशिश करता है। वैसे जगन्नाथ गोड़ा भी बचने की कोशिश करने के लिए वो झूठ का सहारा ले लेता है। पुलिस वाले जो भी पूछ रहा था उसका झूठ से ही जवाब दे रहा था, लेकिन पुलिस वाले को लग गया था जो ये जगन्नाथ गोड़ा जो है घुमा रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तभी थोड़ा सा उसके ऊपर सख्ती करता है, जो तू 3 दिन छुट्टी किया था, लेकिन 3 दिन बाद तू फिर से उसी कंपनी में काम पे जाने लगा, आखिर तुझे हुआ क्या था? तू क्यों परेशान रहता था? तेरे ऐसा क्या टेंशन था? अब वो हर बात पे झूठी जवाब दे रहा था, लेकिन क्राइम ब्रांच है, वो क्राइम ब्रांच की पुलिस है। अब उसके ऊपर सख्ती करने का सोचता है। जब सख्ती करने का सोचता है तब वो जो जगन्नाथ गोड़ा है, आप वो सोच लिया जो सच्चाई बता देना ही बेहतर है, नहीं तो ये लोग मार मार के मुझे आत्मारा कर देंगे। जगन्नाथ गोड़ा कहता है हाँ मैंने ही उस लड़की को मारा है जिसका बॉडी आप लोगों को 30 नवंबर को मिली थी उस अंजनी इंडस्ट्रीज के पिछवाड़े से। कबूल कर लिया। लेकिन ये कोई पुलिस के सामने कबूला, हो सकता है वो अदालत में जाके मुकर जाए, लेकिन पुलिस को तो सबूत चाहिए, क्राइम ब्रांच को सबूत चाहिए उसे सजा दिलाने के लिए। अब जब कबूला है तो उसे पूछता है भाई लड़की कौन है, तो बताता है इस लड़की का नाम है सीमा मुनिदास। सीमा मुनिदास जो है भुवनेश्वर का रहने वाली होती है। सीमा मुनिदास वो जगन्नाथ गोड़ा से प्यार करती थी और जगन्नाथ गोड़ा भी उसे प्यार करता था। ये जो दोनों का प्यार का सिलसिला है
और ताज़ा ताज़ा नहीं था, बल्कि बहुत पुराना है। जब जगन्नाथ गौड़ा सूरत में आया भी नहीं था, तब से उसका प्यार उस भुवनेश्वर में पला पड़ा, परवन चढ़ा, सब कुछ हुआ। एक प्रेमी जोड़ा में जो जो कुछ भी होता है, लेकिन जगन्नाथ गौड़ा कुछ करता नहीं था। इस वजह से वो जो है कामकाज के सिलसिला में सूरत आ जाता है। क्राइम ब्रांच के पुलिस आगे पूछता है, जो आगे बता, आगे तूने उस सीमा को क्यों मार डाला और कैसे मार डाला? सीमा तो भुवनेश्वर में थी, तू कैसे गया, कौन लेकर आया, तेरे हवाले कौन किया? इसमें जगन्नाथ गौड़ा बताते नहीं, कोई लेकर नहीं आया और ना वो खुद आई, बल्कि मैं खुद गया था, उसे लेकर आया। और लाने के बाद जिस दिन मैंने शाम को ट्रेन से उतरा, यानी 29 नवंबर को, और उसी दिन उसको मैंने मौत के घाट उतारा, क्योंकि मैं प्लान करके गया था, प्लान के तहत गया आया। क्राइम ब्रांच को ये भी बताता है, क्राइम ब्रांच को लग रहा है नहीं, ये किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है, ये गया नहीं होगा, लेकिन वो सच बता रहा था, इसका सबूत चाहिए। पुलिस वाले उससे पूछता है, जो तू कब गया था? वो टिकट का डेट बताता है जिस दिन गया था। वो गया था 27 नवंबर को, वो ट्रेन पकड़े थे, वहाँ पे भुवनेश्वर पहुँचा, और भुवनेश्वर बल्कि 26 नवंबर को वो पहुँचा था। और उसके बाद वो घर नहीं गया था, वो सीधा सीमा मुनिदास को फ़ोन किया था, जो देखो, क्योंकि सीमा मुनिदास जो है उसके पास आना चाहती थी, और जगन्नाथ गौड़ा उसे फ़ोन करता है, जो देखो मैं आ रहा हूँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, यानी उसको भगा कर लेकर आए जगन्नाथ गौड़ा। सीमा से कह दिया था, जो मैं स्टेशन पे ही रुकूंगा, रिटर्न टिकट है, मैं तुम्हारा भी टिकट कर लिया, तुम इस वक्त इस गाड़ी में हम लोग को वापस सूरत आना है, और सूरत आने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे मंदिर में। सीमा उड़ीसा में ये बात सुनकर बहुत खुश, क्योंकि वो बहुत दिनों से शादी करना चाहती थी। उसके बाद जगन्नाथ गौड़ा जो है उड़ीसा पहुंचता है, जो प्लान के मुताबिक उस ट्रेन में बैठा रहता है, और उसके बाद सीमा आती है, सीमा गौड़ा जो वहाँ से उड़ीसा से सीधा सूरत आने वाली ट्रेन थी। सीमा मुनिदास आते हैं, आने के बाद ही जगन्नाथ गौड़ा से मिलते हैं, और दोनों मिलकर जो वहाँ से सीधा सूरत के लिए रवाना हो जाता है। 29 नवंबर को शाम के वक्त वो लोग सूरत में उतरते हैं ट्रेन से। उसके बाद वहाँ से एक ऑटो रिक्शा लेने के बाद अंजलि इंडस्ट्रियल के बिल्कुल पिछवाड़े में, क्योंकि उसे यहाँ जगन्नाथ गौड़ा को रह के पता चल गया था, वो रेकी किया था, जो जैसे ही ये इंडस्ट्रियल बंद होता है, इसके पिछवाड़े एकदम सन्नाटा रहता है, कोई आता जाता नहीं था, इसीलिए वो उसी जगह को चुना था। अब सीमा मुनिदास जैसे 29 नवंबर को जगन्नाथ गौड़ा लेकर उसे सूरत पहुंचता है, वहाँ से रिक्शा से उसी अंजलि इंडस्ट्रियल के पिछवाड़े में आते हैं, और पहले से ही तय मुताबिक वो एक जगह पर चाकू छुपा कर रखा था, उस तेजधार चाकू से सीमा मुनिदास के ऊपर वार करता है, और एक नहीं बल्कि 49 टाइप उस सीमा मुनि दास के ऊपर वार किया था। उसके पूरे चिथड़े उड़े थे। वो मौके पर ही मौत हो जाता है, और वहाँ पे जो जगन्नाथ गौड़ा है उसके बॉडी वहीं पे छोड़कर उसके सारी आइडेंटिटी जो है अपने साथ लेकर वहाँ से दूर चले जाते हैं, और जाकर चाकू को भी ठिकाने लगा देते हैं। अब उसके बाद ऐसा लगा जो कि ऐसा कुछ हुआ ही ना। 30 नवंबर को जब ये घटना सामने लोगों के सामने आया, पुलिस आई, 30 नवंबर को वो अपनी फैक्ट्री में काम पर चला गया था, वो काम कर रहा था, तो वो ऐसे 2-3 दिन का छुट्टी लिया था, तो किसी को आश्चर्य की बात नहीं था। सबको लगा जो जगन्नाथ गौड़ा जो है यहीं पे था, और उसके बाद वो खबर मिली ऐसा ऐसा हुआ है, कोई उड़ीसा का लड़की है, धीरे धीरे पता चला। अब पुलिस पूछा, जो जब तुम भी उसे प्यार करते थे, वो भी तुमसे प्यार करती थी, तो फिर तुमने उसे धोखा क्यों दिया? यहाँ जगन्नाथ जो बताता है, जगन्नाथ बताता है दरअसल मैं उसे प्यार नहीं करता था। हाँ, शुरुआत में मेरा प्यार था, लेकिन उसके बाद जब उसने मुझसे वो सब कुछ कर लिया, यानी एक पति पत्नी के बीच में जो होता है संबंध वगैरह सब कुछ बना लिया, तो मुझे वो धीरे धीरे अब मेरा उससे दिल उड़ गया। मैंने सोचने लगा, मेरे दिमाग में ये आया, ऐसी लड़की से क्या शादी करना है जो शादी से पहले ही संबंध बना ले। भले ही मैंने कहा था जो संबंध बनाओ, मैं तो तुम्हें प्यार करता हूँ, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो फिर ये सब क्यों, रोक टोक क्यों? मैंने उसे मनाया, और वो भी मान गई, और ये जो हम दोनों का संबंध बनाने का सिलसिला है कई समय तक चला। काफ़ी टाइम उसके साथ मैंने संबंध बनाया, लेकिन फिर मैं जब यहाँ पर चले आए सूरत में, और मैं वो जब शादी के लिए बार बार कहती रही, तो मुझे थोड़ा डाउट होने लगा उसके ऊपर,
जो लड़की मेरे कहने पर मेरे साथ इतनी बार सो सकती है, मेरे साथ संबंध बना सकती है, हो सकता है मेरे पीठ पीछे किसी और के साथ भी वो ये सारे काम किए होंगे, तो इसीलिए उसके ऊपर मेरा दिल उड़ गया था और मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। इस बात को मैं उसे डायरेक्ट भी कहीं भी नहीं पता था, क्योंकि वो मुझे धमकी देकर रखी थी, जो अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश किया तो मैं तुम्हारे ऊपर रेप कर दूँगी और पुलिस में जाकर सब कुछ तुम्हारे नाम पे बता दूँगी और तुम्हें जेल हो जाएगा, तुम्हें मैं जेल भिजवा के रहूँगी, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश किया। ये सीमा मुनिदास ने उस जगन्नाथ गोड़ा को कह कर रखी थी। इसीलिए जब वो सीमा मुनिदास बार-बार शादी के दबाव बना रही थी, तो जगन्नाथ का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो काम की जगह में डिस्टर्ब रहने लगा, परेशान रहने लगा। उसने तय कर लिया जो इस सब से छुटकारा तभी मैं पा सकता हूँ जब सीमा मुनिदास मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए हट जाए। लेकिन उसको हटाने के लिए वो एक खौफनाक प्लान करता है उसे मारने का, लेकिन वो उड़ीसा में जाकर मार नहीं सकता है, क्योंकि मोहल्ले लोगों को पता चल जाएगा जो हाँ, उसके साथ उसका प्यार है। और वो इसलिए ऐसी षड्यंत्र रचा ताकि वहाँ पे गाँव में जिस जगह पे वो लोग रहते थे, जिस जगह का लड़की है, जिस जगह का जगन्नाथ गोड़ा है, वहाँ पे लोगों को पता ही ना चले जो जगन्नाथ गोड़ा भुवनेश्वर आया था, आने के बाद सीमा को लेकर गया और जाने के बाद मार दिया, क्योंकि सबको यही लगेगा जो मैं तो सूरत में रह रहा हूँ, सूरत में काम कर रहा हूँ। लेकिन उससे ये गलती हो गई, सीमा को वो सूरत लेकर आया और सूरत में लाने के बाद ही उसके मौत के घाट उतारा। तो ये घटना जब पुलिस वाले को बताया तो पुलिस वाले भी हैरान हो जाता है, जो कोई इतना शातिर अंदाज से कैसे इस प्लान को रच सकता है। ऐसा लग रहा था शुरुआती के तौर पे जो ये अकेला का काम नहीं है और अकेला इतने बार चाकू का वार करेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। पुलिस वाले ने तो हाथ खड़ा कर दिया था, लेकिन उसके बाद जब क्राइम ब्रांच को सौंपा जाता है इस केस को, तब जाकर इस पूरा केस का खुलासा होता है। भले ही थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन पूरी सच्चाई सामने आ जाता है। और जो एविडेंस उसके खिलाफ जुगाड़ किया था, वो चाकू भी मिल चुके थे, जिस टिकट से उसने सफ़र किया था और रिजर्वेशन था, वो डॉक्यूमेंट्स जुगाड़ कर लिए थे। सीसीटीवी कैमरे में जो प्लेटफॉर्म का, जो ये स्टेशन का, सूरत स्टेशन का, भुवनेश्वर के स्टेशन का, उस प्लेटफॉर्म का भी सीसीटीवी फुटेज क्राइम ब्रांच ने जुगाड़ कर लिया था ताकि कोर्ट में उसके सबूत दिखा सके। तो इस तरीके से उस सीमा मुनिदास का मर्डर का केस का खुलासा कर देते हैं और जगन्नाथ गोड़ा को लंबे समय के लिए अदालत जो है जेल भेज देता है। तो ये था वो पूरी कहानी। इस कहानी के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।